नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2/3 बहुमत से वर्ष 2023 में राजस्थान में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय श्रम, रोजगार एवं वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के स्वागत में नेताओं में शक्ति प्रदर्शन की मची होड़। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 6 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा 20 अगस्त को अजमेर जिले में पहुंची। पूरे रास्ते जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के दावेदार भाजपा नेताओं ने यादव के सामने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं सैकड़ों किलो फूलों की मालाएं पहनाई गई, कहीं तलवार भेंट की गई, तो कहीं भाला, तो कहीं साफे, तो इतने बंधे कि गिनती नहीं की जा सकती। 2 दिन तक अजमेर के छोटे बड़े नेताओं ने अपने लाडले नेता के लिए पलक पावड़े बिछाए, क्योंकि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव की टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में पूरी यात्रा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साथ रहे। जिस जिले से यात्रा गुजरती उस जिले के सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी उनके साथ शामिल होते रहे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी यात्रा में लगातार साथ बने रहे। अजमेर में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता व विधायक अनीता बघेल पूरे समय का हर कार्यक्रम में साथ रही, तो वहीं सांसद भागीरथ चौधरी भी पूरे समय साथ रहे। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जवाहर रंगमंच पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भूपेंद्र यादव का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखने से साफ जाहिर है कि वर्ष 2023 में टीम राजस्थान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अवश्य बनेगी। यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अड़ंगेबाजी के कारण केंद्र की अनेक योजनाओं का लाभ प्रदेश के नागरिकों को नहीं मिल पा रहा। सबसे ज़्यादा गुस्सा किसानों में है। गत विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बैंकों से किसानों की संपत्तियों को कुर्क करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। यादव ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे कर सरकार को तो बना लिया, लेकिन अब प्रदेश के मतदाता पछता रहे हैं। यादव ने कहा कि राजस्थान में भाजपा एकजुट है और टीम राजस्थान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनकर रहेगी। पुष्कर के हमारे विधायक भाई सुरेश जी, नसीराबाद के हमारे विधायक भाई रामस्वरूप जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सैनी जी, भाई महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सतीश पूनिया जी, केंद्र सरकार में मंत्री और इस पूरी यात्रा में मेरे सहकारी रहे सम्मान्य कैलाश चौधरी जी, अलवर के हमारे सांसद महेंद्र बालकनाथ जी। देश की संसद कानूनों को फाड़ के, किताबों को फेंक के और टेबल पर डांस करके चल सकती है, और इसलिए इसका जवाब देने के लिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा को किया है। और जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, वो आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प है। लगभग 30 साल पहले अजमेर से लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करी, और 30 साल में बार बार ऐसे अवसर आए जब मेरे को बार बार अजमेर की धरती का मोह और अजमेर का भावनात्मक लगाव खींच लाया। का क्षण है कि मुझे भी उसमें जिम्मेदारी देकर के प्रधानमंत्री जी ने कुछ सेवा करने का एहसास दिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी सेवा करे, लेकिन जब वो अपने लोगों के बीच में उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो भावना है, उसका अगर कहीं ऋण उतारने में समर्थ हो पाता है,
तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में सार्थक काम कर पाता है। और इसलिए अजमेर में जो आपका प्रेम है, आपका ऋण उतारने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। अजमेर में विद्यार्थी परिषद के काल में देवनानी जी, धर्मेंद्र जी, लाला बनाई, सब लोगों के साथ हमने छात्र जीवन में काफी रूप से काफी चीजों को सीखकर, जुड़कर और काम करने की प्रेरणा हमने प्राप्त करी। और आज उसी प्रेरणा के बल पे पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न जगहों पे जिम्मेदारियों को देकर के मेरे को एक तरीके से काम करने का अवसर दिया। जन आशीर्वाद यात्रा में जयपुर से साथ चल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल से बचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा करवा दी। पूनिया ने कहा कि पूर्व में 21 जिला परिषद के चुनाव में मात्र 5 जिलों में कांग्रेस के जिला प्रमुख बन पाए। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी को स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में फायदा होता है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से बेहद खफा है। जिस प्रकार पिछले चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त दी, उसी प्रकार 6 जिलों में भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बातों में उसको कहेंगे, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जनता ने बड़े बदलाव को देखा और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से राजनीति में शुचिता को हासिल किया जा सकता है, किस तरीके से राजनीति को इंद्रधनुषी बनाया जा सकता है, किस तरीके से सारे समाज को साथ लेके काम किया जा सकता है, किस तरीके से देश के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की आवाज सुनी जा सकती है और आम आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। और इसलिए देश में, और केवल देश नहीं, दुनिया के समक्ष इस समय कोई लोकप्रिय नेता है जो अपने देश के स्वाभिमान के साथ साथ दुनिया के स्वाभिमान की भी बात करता हो। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम ऐसे नेता के नेतृत्व में, डॉक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने का अवसर मिला। और देश का जो सुनहरा इतिहास लिखा गया, उस सुनहरे इतिहास में आपातकाल का संघर्ष भी था कि जिसने इस देश की तानाशाह को धूल चटा दी और एक ऐसी लोकप्रिय सरकार काबिज हुई। लेकिन कालांतर में किसी परिस्थितिवश वो प्रयोग चला नहीं, पर देश की जनता बदलाव के लिए उत्साहित थी और इसलिए 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन हुआ और इस देश में सुशासन और विकास की नई शुरुआत हुई। इस देश में अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई का आगाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया तक पहुंचाने की। और दूसरी भूमिका है जो छलावा राजस्थान की जनता के साथ हुआ, उस पर राजस्थान की सरकार को बेनकाब करने की। आज हम सब का सौभाग्य है और ये सौभाग्य केवल भारत में पैदा होके और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विचार से जुड़ के ही हासिल हो सकता है। एक साधारण घर में किसान कौम में पैदा हुआ विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे का कोई कार्यकर्ता जो दुनिया की सबसे दमदार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर पहुंचता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की 6 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 21 अगस्त को सलेमाबाद स्थित निम्बार्क पीठ के निम्बार्क पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज के आशीर्वाद के साथ समापन होगा, जहां से यादव दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। शनिवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, जलवायु परिवर्तन, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सर्वप्रथम सुबह 8 बजे फायसागर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के निवास पर नाश्ता किया। उसके बाद दक्षिण विधायक अनीता बघेल के साथ नाका बाजार एमडी कॉलोनी में वन देवी वृक्ष कुंज उद्यान का लोकार्पण कर वहां पौधारोपण किया। इस मौके पर मदार सहित एमडी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा भूपेंद्र यादव का स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां से लौटते वक्त राज्य साइकिल चौराहे पर पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत व स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा भूपेंद्र यादव का शानदार स्वागत किया गया। इसके पश्चात प्रकाश रोड नगरा पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। तत्पश्चात दोपहर 12 बजे मेरवाड़ा स्टेट में पत्रकारों से संवाद करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि अजमेर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहे कार्यों में घोटालों की शिकायत की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहती है। इस देश से परिवारवाद, वंशवाद का समाप्त कर हर आम नागरिक के लिए लोकतंत्र की अवधारणा को
मजबूत करने के साथ भाजपा गारंटी देने में प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी को मिटाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिनका लाभ आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और दृष्टिकोण पूरे तरीके से आज हमारे सामने है। उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अभी 15 अगस्त को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से संबोधन हुआ, उसमें उन्होंने देश के श्रम सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया। दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के रिपोर्ट आई है, उसमें भारत रिन्यूएबल एनर्जी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। देश में फॉरेस्ट्री का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और जमीनों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा एक नीति और योजना बनाई गई है। भारत में जो बायोडायवर्सिटी है उसको लेकर के योजनाएं बनाई गई हैं। मंत्रालय द्वारा जो ये सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के संबोधन में आए हैं, मुझे लगता है वो मंत्रालय के लिए बड़ा मार्गदर्शन का और मंत्रालय की योजनाओं की दृष्टि से एक हमारे नीति और पॉलिसी के रूप में भी काम करते हैं। मैं अपनी बात करूं। सेकंड बात यह है कि इस यात्रा में कुछ बड़े चेहरे हमें देखने को नहीं मिले। क्या ये आप बता पाएंगे कि नहीं? जो चेहरे नहीं मिले आप पूछ ही लो, कौन से चेहरे नहीं मिले, मैं सब बता दूंगा। इसलिए अशोक वर्मा जी दिखे, वसुंधरा जी ने दिखी, कैलाश मेघवाल जी दिखे और ऐसे बहुत से चेहरे जो आपसे जानते हैं। तो ये चेहरे नहीं दिखना एक लोगों के मन में संदेह सा प्रकट करते हैं। पहला विषय, बाद में भी इसके प्रश्न और प्रतिप्रश्न आएंगे। जो आपका विषय मुख्यमंत्री वाले पूरी तरीके से निराधार है। इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और ये प्रश्न अपने आप में ही निराधार है। आप उमेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन निराधार शब्द मैं आपको बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेशों में जहाँ संगठन ने मुझे दायित्व दिया है वहाँ पर मैंने ईमानदारी से काम किया। इसलिए मैं ना तो दावेदार हूँ ना पार्टी ऐसा सोच रही है। दोनों ही बातें में स्पष्टता है हर पार्टी में। पहला विषय। दूसरा विषय, माननीय वसुंधरा जी के पुत्रवधू भी बीमार हैं। मेरी उनसे बात हुई है। अभी दिल्ली में जब सांसदों की बैठक हमने करी थी, वो आई थी। पार्टी की हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। अशोक परनामी जी यात्रा में मेरे साथ थे। आप अपने मीडिया के लोगों से फोटो मंगा लीजिए। आदर्श नगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम ही उन्होंने किया था, पूरी तरीके से मेरे साथ थे। जहाँ तक हमारे मेघवाल जी हैं, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ हैं, अभी 90 वर्ष की आयु है। तो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो आयु की व्यवस्था के कारण नहीं है और मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद दूंगा। देखिए, राजस्थान में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, सरकार से ज़्यादा राजस्थान की हालत चिंताजनक है। मैंने दिल्ली की यात्रा में भी कहा था, हम 3 साल से देख रहे हैं और दिल्ली में लोग कहते हैं कि सरकार कम चलती है और एक मूवी ज़्यादा चलती है, किस्सा कुर्सी का। कभी कुर्सी पायलट साहब की तरफ जाती हुई नजर आती है, कभी गहलोत साहब की तरफ, और बार बार रेफरी बन के दिल्ली के पर्यवेक्षक आते हैं। और राजस्थान के नेता कहते हैं कि कोविड के इस कार्यकाल में सरकार पहले तो होटल में बंद रही और अब मुख्यमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकल रहे हैं। कोविड की इस महामारी में हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीकों की अगर बर्बादी हुई तो राजस्थान में हुई। जो सरकार अपने आप में असंतोष की शिकार हो, जो सरकार अपने आप में षड्यंत्रों की शिकार, जो सरकार अपने आप में एक दूसरे पर शक कर रही है, उसने जनता को पूरी तरीके से बदहाल करके रखा है। और मैं जितने भी ग्रामीण इलाकों में से आया हूँ, मेरे को लगा कि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे से सारे विषय रखे हैं, बातें रखी हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ अजमेर में इस जगह पे कह रहा हूँ, 2023 में इस सरकार की विदाई तय है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ के राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और सुशासन के रास्ते पे हम राजस्थान को फिर से आगे बढ़ाएंगे। सिटी हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और
हम ये चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर शहरों में जहाँ एक तरफ सुविधाएं मिले, वहीं हमारे शहर ऐसे होने चाहिए जहाँ सामुदायिक सुविधाओं की में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शहर के बस स्टैंड, शहर के पार्क, शहर के घूमने की जगह। लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में घूमने की जगह के नाम पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर को लाभ देने के लिए अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी की गई। मैं जब पिछले महीने आया था और सरकार का मैं मंत्री नहीं था, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था, तो हमारे मेयर साहब, हमारे दोनों विधायक, हमारे सांसद महोदय ने मेरे सामने इन सारे तथ्यों को रखा। मैं मंत्री बना, लेकिन फिर भी अजमेर से मेरा जो मैंने गड़बड़ियाँ पकड़ी थी, मैं और भागीरथ चौधरी जी, केंद्रीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह जी पुरी, उनको मिले। उन्होंने कुछ निश्चित समय दिया था और उनके मंत्रालय को यहाँ पे जवाब भेजने को उन्होंने कहा था। संसद सत्र खत्म होने के बाद मुझे हरदीप पुरी जी ने कहा था कि हम एक बार साथ बैठकर उसको मैं पूछने के था, भागीरथ जी और मैं जाने वाले थे, लेकिन जिस दिन सत्र समाप्त हुआ उस दिन से मैं यात्रा पे आया हूँ। उस जवाब को भी हम सार्वजनिक करेंगे और मैंने आज भी अपने दोनों विधायकों और मेयर से कहा है कि वो जो भी ये गड़बड़ियाँ हैं इसका एक वाइट पेपर भी तैयार करें, मीडिया के साथ शेयर करें और अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक जो चिंता कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अजमेर स्मार्ट सिटी के संकल्प पे पूरी तरीके से भी अड़िग हैं और इसमें जो भी भ्रष्टाचार करके अड़चन कर रहे हैं उनका भी समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं मीडिया के सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक 720 किलोमीटर की इस यात्रा में सबसे पहले तो मीडिया का काफी सहयोग और सहभाग रहा।